बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 13 से लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक्स हमारे हैं रेस्पिरेशन इन मैन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये बहुत आसान टॉपिक है क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि रेस्पिरेशन मैन के अंदर किस तरह से होती है, कौन से पाथवेज होते हैं। बस थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा बातें हैं थोड़ी सी, जो कि आपके मैट्रिक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो इसके पास जो कि पैसेजेस हैं या जो पाथवेज हैं, उसमें सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स आते हैं जिसे नथने कहते हैं। उसमें नेजल कैविटीज है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं और एंड में एल्वियोलर सैक होता है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक और चीज कि नेजल कैविटी के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि इसका फंक्शन ये होता है कि जो एयर के अंदर जो फेब्रस मटेरियल होता है उसको उसमें फिल्टर करना होता है। ईच नेजल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पैसेज वेज। ये एमसीक्यू भी है कि नेजल कैविटी के अंदर 3 रास्ते होते हैं जहां से हवा जो होती है वो अंदर दाखिल होती है। Air enters into nasal cavity through nostrils and then the larger dust particles are trapped by the air and the mucus in the nostrils। जैसे आपको बताया, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर फिल्टर होते हैं। उसके बाद जो फिल्टर एयर होती है वो नेजल पार्ट से होती है, क्योंकि ये यहाँ पर मॉइस्ट एयर ये होता है, जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। उसके बाद फिर वो आगे नेक्स्ट पार्ट में पहुंचती है और उस नेक्स्ट पार्ट का नाम होता है फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स होती है दैट इज द मस्कुलर पैसेज होता है। मस्कुलर पैसेज मींस कि मसल्स का बना होता है। और फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। और उसके वहां पर सी शेप में ट्रेकिया होता है जो कि उसको लाइट करता है, मतलब उसके बाद स्टार्ट होता है। ट्रेकिया जो होता है ये सी शेप होता है क्योंकि सी शेप के साथ सी शेप कार्टिलेज होती है, दरमियान में मसल्स होती हैं जो कि ब्रोंको डायलेशन या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में काम आते हैं। ठीक है जी, तो इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेकिया है और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सी शेप में, ये सारे सी शेप के अंदर ये कार्टिलेज है। अच्छा, ये सी शेप इसलिए कहते हैं क्योंकि सी के बाद जो दरमियान में खाली जगह होती है, इस जगह पे मसल्स पाए जाते हैं और वो जो मसल्स होते हैं वही कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन या कंस्ट्रिक्शन होती है। जो लोग टीबी के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सांस की नाली जो होती है तंग हो जाती है। ये नॉर्मली तौर पर ब्रोंको डायलेटर जब हम यूज करते हैं, जो इनहेलर वगैरह यूज करते हैं, उससे ये डायलेट हो जाती है। तो बहरहाल ये सी शेप कार्टिलेज है ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद आगे आप देखें तो ये आगे 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला पार्ट है इसी तरह से, और इसी तरह से एक राइट होता है जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं। ये ब्रोंकस आगे नेक्स्ट डिवाइड होता है, सब डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स होते हैं, इनका जॉइंट होता है वो होता है किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर होता है। ठीक है, जहां पर एल्वियोलर सैक बने होते हैं। लंग्स होते हैं, दे आर कवर्ड बाय दिस रिब्स, ताकि ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट होती है जो आपके सामने है, जिसका नाम होता है डायाफ्राम होता है। इन लंग्स के बाहर एक कवर होता है, और वो जो कवर होता है जिसने लंग्स को बिल्कुल कवर किया होता है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लेयोरा कहते हैं। जो मतलब इस लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन का नाम होगा प्लेयोरा होगा। तो ये डायाफ्राम और प्लेयोरा का डिफरेंस आता है। डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स, और जो कि प्लेयोरा होता है वो लंग्स के बाहर एक कवर होता है। ओके भाई जी, तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं साथ साथ कि जो एपिग्लॉटिस होता है जो कि लेरिंग्स के पास पाया जाता है, एपिग्लॉटिस, एंड इट हैज अ मस्कुलरली कंट्रोल्ड हिंग लाइक एक्शन। हिंग लाइक एक्शन जैसे कि हिंग जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, मतलब है कि इसने मूव करना है। जब खुराक आएगी स्वेलमिंग के दौरान में ये जो पार्ट होता है एयर वे का वो बंद कर देता है, और जब स्वेलमिंग नहीं होती, जब सांस लेना होता है, तब एयर वे खुल जाता है और जो फूड डाइजेस्टिव पार्ट होता है, जो एसोफेगस का जो फ्रंट होता है, उसको वो बंद कर देता है, जो एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है जी, ताकि जो खुराक जो होती है, ताकि खुराक की नाली में जो खुराक होती है वो सांस की नाली में ना जाए, या कोई लिक्विड होता है वो लेनिक्स में ना जाए।
ठीक है जी। तो इसलिए जो है ये लिड के तौर पे काम करता है। ग्लाटिस का जो ये एमसीक्यू आता है कि इट इज द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स। ठीक है जी, लेरिंग्स की ओपनिंग है और इसका जो मेन जो होता है ये होता है कि इट इज आल्सो लाइन्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। इन द ग्लाटिस द म्यूकस मेम्ब्रेन इज सेंट्राइज्ड अक्रॉस द टू थिन एज्ड फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। यहाँ वोकल कॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से उसकी वाइब्रेशन से आवाज पैदा होती है। ये मेरे टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जार्स ओपन है और यहाँ से इस रास्ते के थ्रू जो होती है वो आवाज होती है वो दाखिल होती है। तो सवाल ये भी आ सकता है आपके माइंड में सवाल होगा कि यहाँ पर दो नालियां जारी होती हैं, एक एसोफेगस होती है, एक ट्रेकिया होता है। तो फ्रंट पे हमेशा याद रख लीजिएगा ट्रेकिया होता है, उसकी बैक साइड पे एसोफेगस होता है। तो इस डायग्राम से मजीद क्लियर हो जाएगा यहाँ से ये इसके अंदर ये लेरिंग्स वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक है जी, और लेरिंग्स के अंदर कौन सा एपिग्लॉटिस आ जाएगा और उसके बाद फिर नीचे ये वाला ट्रेकिया आता है और ट्रेकिया के नीचे आगे नेक्स्ट ये दो ब्रोंकस है। ठीक है, एक को ब्रोंकस कहेंगे और दो को कहेंगे ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो ब्रोंकस होता है ये मजीद सब डिवाइड होता है इनटू ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स के एंड में जो होती हैं वो क्या होती हैं एल्वियोलाई, जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक हो गया जी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसके अंदर ये नोज के बाद आगे इस पे नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेक्स्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आगे ब्रोंकस और आगे ब्रोंक्यूल्स। ओके ओके जी, इसमें याद रख लीजिएगा कि ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये आगे नेक्स्ट ये किसमें एल्वियोलर सैक में डिवाइड होते हैं और एल्वियोलर सैक जो होता है ये एक एल्वियोलाई। इसके बाहर जो आपको नजर आ रही हैं ये पार्ट्स ये इस तरह से और इस तरह से एक्चुअली दीज आर द एल्वियोलाई, सॉरी ये कैपिलरीज होती हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। अच्छा, इस डायग्राम से मजीद क्लियर है यहाँ पे कि ये जो ब्रोंक्यूल्स है ब्रोंक्यूल्स आगे सब डिवाइड होती हैं इनटू एल्वियोलर सैक और इसमें जो एल्वियोलाई की बाहर यहाँ पर आपको ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। तो ट्रेकिया जो होता है ये विंड पाइप भी कहते हैं, थोरेक्स रीजन में पाया जाता है और इसके दो पार्ट्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। जैसे आपको मैंने बताया ट्रेकिया के अंदर जो होते हैं सी शेप कार्टिलेज पाई जाती है और ट्रेकिया जो होता है आगे सब डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकस और जो ब्रोंकाई जो होते हैं ये आगे डिवाइड होते हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का एक एमसीक्यू यहाँ पे है कि ये इतने छोटे होते हैं कि इनका जो साइज होता है 1 मिलीमीटर तक होता है और उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोई भी कार्टिलेज नहीं पाई जाती, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है जी, they totally lack cartilage। ब्रोंक्यूल्स के अंदर मसल्स होते हैं जिसका नाम होता है सर्कुलर स्मूथ मसल्स। ये आपने याद रखना है कि वो मसल्स जो कि इनवॉलंटरी होते हैं उसे हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, मतलब स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं। इसके अलावा कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं, जबकि ये स्मूथ मसल्स के आगे मजीद टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप का नाम होता है सर्कुलर मसल्स। तो ब्रोंक्यूल्स होते हैं सर्कुलर मसल्स के बने होते हैं। ब्रोंक्यूल्स आगे सब डिवाइड होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि एयर सैक में सब डिवाइड होते हैं। और एक एमसीक्यू भी है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि एयर सैक इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ओके जी, तो एल्वियोलाई जो होती है ये बहुत संभाल होती है, एयर सैक के अंदर ये पाई जाती हैं। तो अगर आपके माइंड में शायद सवाल आ जाए कि एयर सैक क्या होता है, तो ये पूरा जो है ये एयर सैक है। इस एयर सैक के अंदर ढेर सारी एल्वियोलाई पाई जाती है। ठीक हो गया जी, तो ये एयर सैक और एयर सैक के अंदर ढेर सारी एल्वियोलाई है। तो एयर सैक इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। ओके जी, अगर सवाल आता है डिफाइन लंग्स, तो लंग्स को डिफाइन करने के लिए आपने याद रखना है कि लंग्स आर द क्लोज सैक्स दैट आर कनेक्टेड टू द आउटसाइड बाय द वे ऑफ द ट्रेकिया एंड नॉस्ट्रल्स ऑफ द माउथ। लंग्स बाहर से कनेक्ट होते हैं विद नॉस्ट्रल्स एंड माउथ। लंग्स होती है स्पॉन्जी होते हैं और ये कवर्ड होती हैं विद रिब्स और इनके नीचे जो होता है एक डायफ्राम पाया जाता है जो कि स्केलेटल मसल्स का बना होता है। ये आपने ज़हन में रखना है। ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सर्कुलर स्मूथ मसल्स के होते हैं, डायफ्राम जो होता है वो किसका स्केलेटल मसल्स का होता है। और जैसे आपको मैंने बताया कि लंग्स जो होती हैं दे आर कवर्ड विद डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसका नाम होता है प्लेयोरा। तो लंग्स जो होती हैं उनके बाहर प्लेयोरा। ये पेपर का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफरेंस बिटवीन डायाफ्राम एंड प्लेयोरा। ये कुछ बातें हैं जो कि एमसीक्यूज में आ सकती हैं
शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वेलविंग के दौरान में जो कि रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होता है वो क्लोज क्यों होता है, तो उसके बारे में यहाँ ये ब्रीफली बताया हुआ है कि closure is probably never complete. The degree of closure is determined partially by the backward movement of the lung during swallowing. जैसे swallowing होती है तो एपिग्लॉटिस होता है वो आता है लेरिंग्स के ऊपर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सांस लेना जो होता है उस वक्त बंद हो जाता है और उस वक्त जो फूड होता है वो एंटर होता है इनटू जिसके अंदर एसोफेगस में एंटर होता है. सो दैट इज व्हाई फूड डज नॉट एंटर पार्शियली ओपन लेरिंग्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीदिंग. समझ आ गया जी? तो इसकी वजह से जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो रुकता नहीं है. मैकेनिज्म ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रेगुलेशन, जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग भी कहते हैं. ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस अंदर आना और सांस का बाहर जाना, जिसे हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कहते हैं. और रेस्ट में ये एमसीक्यू भी है कि रेस्ट के अंदर जो 15 से लेके 20 टाइम्स पर मिनट इंसान जो होता है वो सांस लेता है, और अगर एक्सरसाइज करें तो इसका जो दौरानिया होता है वो मजीद बढ़ जाता है. और लंग्स होते हैं जैसे आपको मैंने बताया कि स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, उनके नीचे जो फ्लोर होता है चेस्ट कैविटी का, जिस जहां पर डायफ्राम पाई जाती है, तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि इंस्पायरेशन जब होती है तब डायफ्राम की शेप चेंज होती है. ठीक है जी? और ये लिखा हुआ यहाँ पे कि द शेप ऑफ द डायफ्राम इज मोर डोम लाइक व्हेन इट्स मसल्स आर रिलैक्स्ड. ऑन द अदर हैंड व्हेन द मसल्स जो डायफ्राम की कंट्रैक्ट करते हैं तो शेप जो होती है वो लेस डोम लाइक होती है. तो ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि जिस वक्त सांस लेते हैं तब ये डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ आता है. ठीक है जी? और लेस डोम लाइक होता है, लेस डोम शेप होता है. और जब सांस होती है बाहर निकलती है तब जो होते हैं लंग्स कंट्रैक्ट करते हैं, तब जो होते हैं ये मोर डोम शेप होता है. डोम कहते हैं गुंबद नुमा. समझ आ गया जी? तो ये आपने ध्यान में रखना है. दूसरा एमसीक्यू ये आ सकता है कि जो वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी पे क्या असर होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जब जिस वक्त व्हेन द मसल्स बिटवीन द रिब्स कंट्रैक्ट the ribs are elevated and when the muscles between the ribs are relaxed ribs settle down. ठीक है? तो जिस वक्त जो होता है वो रिब्स जो होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं. ठीक है जी? तो जब कंट्रैक्ट करती हैं तो रिब्स एलिवेट करती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं. और जिस वक्त जो मसल्स होते हैं when the muscles of the ribs जो होते हैं जो बिटवीन द रिब्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं, जब ये मसल जो होते हैं ये रिलैक्स करेंगे तो रिब्स जो होती हैं वो सेटल डाउन होती हैं. ठीक है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर. ठीक है जी? ये जब इंस्पायरेशन होती है तो ये सेटल डाउन कर रही है. ठीक है? और जब एक्सपायरेशन होती है तो ये ऊपर की तरफ एलिवेट कर रही है. तो यहाँ से मेरे ख्याल में पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इंस्पायरेशन के दौरान में रिब केज होता है. ठीक है जी? तो ये रिब केज होता है ये नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड मूव करता है, ये सेटल डाउन होता है. और जिस वक्त एक्सपायरेशन होती है तो ये रिब केज होता है इसकी मूवमेंट अपवर्ड होती है. ठीक है? रेज करता है. और इंस्पायरेशन के दौरान में ये वही बात जो हमने पीछे पढ़ी है उसी को रिपीट कर रहे हैं कि इंस्पायरेशन के दौरान में रिब्स कंट्रैक्ट करती हैं, एलिवेट करती हैं. ठीक है जी? और इसी तरह से सेकेंडली द मसल ऑफ डायफ्राम आल्सो कंट्रैक्ट, डायफ्राम बिकम्स लेस डोम लाइक. ओके? जब जो डायफ्राम के मसल होते हैं कंट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्राम जो होता है लेस डोम लाइक होता है. ये कब होता है? जब इंस्पायरेशन होती है, जब हवा अंदर आती है. तो ये डायग्राम में हमने देखा कि जब हवा अंदर आती है तो ये जो होता है डायफ्राम इस तरह से है, और जब हवा बाहर जाती है एक्सपायरेशन होती है तब ये डोम लाइक हो जाता है. ओके बेटी? अच्छा जी, इसके बाद ये याद रखना है कि when the pressure from the lungs is removed they expand. इसका मतलब ये होता है कि जब इसके अंदर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है. ठीक है? रिमूव होता है तो वो एक्सपैंड करते हैं. when the expansion of the lungs vacuum is created inside the lungs in which the air rushes from the outside during to higher, ये मतलब ये है कि from higher to lower, बाहर हवा ज्यादा है अंदर हवा कम है. तो इसकी वजह से क्योंकि अंदर वैक्यूम बना हुआ है तो जिसकी वजह से इंस्पायरेशन होती है
या एयर रश करती है इनटू द लंग्स। ओके जी, रिपीट कर लेते हैं। जब लंग्स में वैक्यूम बन जाता है, ठीक है, उस टाइम पे एयर जो होती है फ्रॉम द आउटसाइड टू द लंग्स रश करती है, अंदर आती है, ठीक है जी। जबकि एक्सपायरेशन जो कुछ हमने पढ़ा बिल्कुल उसके अपोजिट में है। उसके अंदर इसमें डायफ्राम जो होता है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है, बिकम मोर डोम लाइक हो जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो प्रेशर ऑफ दी लंग्स, क्योंकि एक्सपायरेशन हो रही है, ठीक है जी, तो उसके अंदर रिडक्शन होती है प्रेशर के अंदर लंग्स के अंदर, क्योंकि हवा जब अंदर आती है तो प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसके अलावा लास्ट में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, येलो बॉक्स में दिया हुआ है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये वो बीमारी है जो कि 7 मंथ का जो बच्चा पैदा होता है या उससे पहले जो पैदा होता है, उसके अंदर जो सर्फेक्टेंट होता है वो सही तरह से पैदा नहीं हो पाता। वो सर्फेक्टेंट जो कि लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द एल्वियोलर एपिथेलियम, जो कि एल्वियोलर एपिथेलियम से बनता है, which forms a layer over the surface of the fluid within the alveoli to reduce the surface tension, जो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए होता है। रिपीट कर लेते हैं कि ये वो सर्फेक्टेंट है जो कि आम तौर पर आम नॉर्मल इंसान के अंदर ये पाया जाता है और ये पैदा होता है, ये लिपोप्रोटीन का बना होता है। ये एपिथेलियम लेयर जो होती है एल्वियोलाई की, वहां से बनता है और इसका जो काम होता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है ताकि इजीली गैस एक्सचेंज हो जाए। तो जो बच्चा 7 महीने से पहले पैदा होता है तो उसके अंदर जो है ये सर्फेक्टेंट जो होता है इसकी तादाद कम होती है, ये कम होता है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन पैदा होती है और वो सही तरह से सांस नहीं ले सकता, ठीक है जी। तो हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये बच्चा है, इसके अंदर नॉर्मल एल्वियोलाई ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पर जो एल्वियोलाई होती है क्योंकि टेंशन ज्यादा पैदा हो चुकी है जिसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स करती है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होना होता है तो वो एक्सचेंज ऑफ गैस सही तरह से नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके जी, थैंक यू सो मच।